हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 11th और नीट की दृष्टि से सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। हमने ये भी जाना था कि कार्लूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन का क्लासिफिकेशन कैसे दिया। तो आज की टॉपिक जो हम आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं, इस टॉपिक से इज द किंगडम मोनेरा। और मोनेरा में हम जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, मोनेरा में कितने ग्रुप्स हैं, यानी टोटल डिस्कस करने वाले हैं मोनेरा के बारे में। और हम जानते हैं कि मोनेरा किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दो मेन दृष्टियों के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट दृष्टि नीट के लेवल से जो बार बार क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं, और दूसरा क्लास 11 के दृष्टि से कि मोनेरा किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करूं तो आपको कुछ बेसिक फीचर्स आने चाहिए कि इस किंगडम में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आते हैं, देखते हैं किंगडम मोनेरा में सेल कैसी होती है। तो आप जानते हैं कि इस किंगडम के अंदर जो भी सेल्स पाई जाती हैं, दिस इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल, यानी वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और आप जानते हैं कि जब आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो मोनेरा और इसके बाद प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा और मोनेरा में डिफरेंस ये होता है कि प्रोटिस्टा मेनली यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है, जबकि अगर मैं बात करता हूँ मोनेरा की तो ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। यानी इस ग्रुप के सारे मेंबर्स, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो सामान्य बैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, इन सब के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स यानी प्रिमिटिव टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, जहां वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता है। जस्ट कि मैं अगर बात करूं मल्टीप्लिकेशन की कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप देखेंगे कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो वेरी फास्ट होता है, बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अलैंगिक जनन कर सकते हैं, इसलिए इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट होती है और ये कम समय में ही बहुत सारी सेल को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। आगे मैं अगर बात करता हूं न्यूट्रिशन की, तो इनमें अगर आप एनसीईआरटी उठाते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है या मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। यानी अगर मैं हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पर जाता हूं तो आप पढ़ोगे इसी पूरे लेक्चर में कि इनमें सेप्रोफिटिक कंडीशन भी है, आप पढ़ोगे इनमें ठीक है सिम्बायोटिक कंडीशन भी है, आप ये भी पढ़ोगे कि ये पैरासिटिक भी होते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बाहर या अंदर इंडो पैरासाइट या एक्जो पैरासाइट के रूप में रहकर न्यूट्रिशन को सक करते हैं। और आप इसके अलावा फोटोसिंथेटिक कंडीशन में ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक के साथ ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी देखोगे। तो मैं अगर न्यूट्रिशन की बात करूं मेनली तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं। इसके अलावा इनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कितने प्रकार का न्यूट्रिशन टोटल पाया जाता है, एक पूरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं साइज की बात कर लूं तो ये माइक्रोस्कोपिक हैं। इनका जो एक्चुअल साइज है, अगर एक रेशियो लिया जाए बैक्टीरिया का, तो लगभग वो 2 से 5 माइक्रोन मीटर के करीब होता है। यानी सामान्यतः इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जबकि ये सामान्य ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 से 5 माइक्रोन मीटर तक की साइज देखने को मिलती है। माइकोप्लाज्मा एक इसमें एक्सेप्शन है, जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स या स्मॉलेस्ट सेल होता है ऑफ नेचर। और स्मॉलेस्ट सेल क्या मतलब है कि उसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जो इसी ग्रुप का सदस्य है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको कुछ बेसिक फीचर्स याद रखने हैं मोनेरा का। पहला फीचर क्या याद रखना है कि इनकी सेल प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव टाइप की है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। दूसरा फीचर क्या याद रखना है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डिफरेंट टाइप्स का अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड का होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में भी बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जो आगे हम न्यूट्रिशन वाली टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही हम अगर साइज की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक है। एक एवरेज साइज अगर हम लें, सारी साइज नहीं याद करना है, तो एवरेज साइज इनकी 2 से 5 माइक्रोन के करीब होती है। तो इनके बेसिक फीचर थे जिनके बारे में आपको डिस्कस किया गया। अब मैं बात करता हूँ हैबिटाट की, ये कहाँ पर आ जाते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करूं तो ये काजमोपॉलिटेन है।
कास्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कास्मोपॉलिटन? अगर मैं कास्मोपॉलिटन की बात करूं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी के सभी स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। लाइक कहाँ कहाँ पर? जैसे ये ईयर के अंदर पाए जाते हैं, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, ये ठीक है वाटर में भी पाए जाते, ये इनसाइड ह्यूमन बॉडी भी पाए जाते, यानी मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते, ठीक है, इनसाइड ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर में भी है। अगर मैं बात करूं तो ये इनसाइड प्लांट बॉडी भी पाए जाते, प्लांट के शरीर में भी है। ऐसे अगर मैं डिस्कस करूं तो ये पृथ्वी के सभी इनसाइड प्लांट बॉडी पृथ्वी के सभी स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इसलिए बुक कहती है कि दीज आर कास्मोपॉलिटन। आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि मोनेरा ग्रुप के सदस्य या किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज कहाँ पाए जाते हैं, आप कहेंगे पृथ्वी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां ये नहीं पाया जा सकते। बुक कहती है कि कुछ सदस्य तो ऐसे हैं इसी ग्रुप में, लाइक आर्की बैक्टीरिया, जहां वो हार्श प्लेसेज पर पाए जाते, मीन्स जहां पर जीवन संभव नहीं है, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते, हॉट सरफेस पर पाए जाते, स्नो के ऊपर पाए जाते, या फिर डिजर्ट कंडीशन में या फिर डीप ओशियंस में भी मिलते हैं, जहां पर एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस ग्रुप के सदस्य पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब है वासस्थान। अगर मैं कॉमन हैबिटेट मोनेरा की ले लूं तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, ईयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, इनसाइड ह्यूमन बॉडी है, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी है, लीफ के ऊपर पाए जा सकते हैं, डिकम्पोज मैटर पर पाए जा सकते हैं, किसी फूड आइटम के ऊपर पाए जा सकते हैं, या पृथ्वी के किसी भी प्लेस पर पाए जा सकते हैं। ये चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं तो उस एक मुट्ठी सॉइल के अंदर हजारों या कम से कम 100 बैक्टीरिया हमें देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब हमारे मोनेरा ग्रुप के सदस्य किंगडम मोनेरा के पृथ्वी के सभी प्लेसेस पर पाए जाते हैं जो इनका हैबिटेट है। तो हैबिटेट के लिए माइंड में सेट करना है कि ये कास्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है और पृथ्वी के अधिकतम प्लेस पर पाए जाते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें, ठीक है, सेकंड इनके न्यूट्रिशन की, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो मैं न्यूट्रिशन को एक स्पेसिफिक टॉपिक में क्लियर करना चाह रहा हूं, बट यहां मैं जानता हूं कि न्यूट्रिशन है क्या। सबसे पहली बात, इस ग्रुप के सदस्य हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी वो 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक का मतलब है कि किसी दूसरे बॉडी के अंदर, चाहे ह्यूमन चाहे प्लांट, इनकी बॉडी में रहकर किसी भी प्रकार से न्यूट्रिशन को सक कर सकते हैं। आउटसाइड बा बॉडी भी रह सकते हैं जिनको हम एक्सोपैरासिटिक बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक में तो ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, ये दूसरे जीव के शरीर के साथ रहकर या दूसरे प्लांट बॉडी के सेल में रहकर क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ में उस ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन सक कर सकते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस फैमिली के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है और रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके बदले में प्लांट से लेड हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट के ग्रहण करता है। तो ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरे की मैं बात करूं तो ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है कि ये बैक्टीरिया किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं और उनसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनसीईआरटी की एक स्पेसिफिक लाइन है जो हमें समझना है कि बैक्टीरिया इज सोल मेंबर। सोल मेंबर का मतलब है एक अकेले सदस्य हैं आप किंगडम मोनेरा। जब आप बात करोगे कभी भी मोनेरा की तो मोनेरा और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। मोनेरा मतलब है ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें है क्या सर, उस ग्रुप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब ये है कि मोनेरा एक बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उसका सोल मेंबर है। सोल मेंबर का मतलब है अकेले पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला सदस्य है। हम न्यूट्रिशन में दूसरे की बात करते हैं, किसकी, तो आप कहेंगे न्यूट्रिशन में हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑटोट्रॉफिक की। इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता। अगर मैं ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो आप क्या देखोगे, इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है फोटोसिंथेटिक। कैसा हो सकता, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, इसमें सनलाइट का यूज किया जाएगा।
और दूसरा हो सकता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में नॉर्मली क्या किया जाएगा, केमिकल्स का यूज किया जाएगा और उस केमिकल के द्वारा एनर्जी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक और सिम्बायोटिक तथा सेप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं बैक्टीरिया के टोटल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, या हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। पहला ग्रुप आर्की बैक्टीरिया और दूसरा ग्रुप यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया के लिए अगर हम कार्ल वूज का एक क्लासिफिकेशन पढ़े तो आर्की बैक्टीरिया के लिए कार्ल वूज ने किया गया है, आर्की बैक्टीरिया के लिए डोमेन ही बनाया है जिसको आर्किया कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया को दूसरे डोमेन में रखा गया है। यहाँ हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया के लिए अगर हमें कुछ फीचर्स याद करने हो तो हम क्या याद रखें। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया का मतलब ये है, पहले मैं बेसिक डिस्कस करता हूँ आर्की बैक्टीरिया के लिए। मैं अगर आर्की वर्ड को ले लूँ तो आर्की का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। आर्की जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं बैक्टीरिया वर्ड की बात करूं तो बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको केवल बैक्टीरिया कहा गया है बट वो वास्तव में बैक्टीरिया नहीं है, दिस इज नोन एज द फॉल्स बैक्टीरिया। अब फॉल्स बैक्टीरिया का मतलब क्या है, अगर हम इवोल्यूशन उठाते हैं तो बैक्टीरिया ऐसे ग्रुप्स हैं पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले हुई थी। यानी पृथ्वी पर जब प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ तो ऐसे बैक्टीरिया उन प्लेसेज पर ग्रो कर पाए जहां पर हार्श कंडीशन थी, जीवन संभव नहीं था, इसलिए इनको प्रेजेंस ऑफ टाइम में यू बैक्टीरिया से अलग आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। इस ग्रुप में भी तीन टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, मिथेनो बैक्टीरियम आता है या मिथेनो टाइप मिथेनोकोकस आते हैं, साल्फोडाइलस आते हैं और इसके अलावा थर्मो एसिडोफिलस आते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं इनके फीचर की बात करूं, एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले हम इनका फीचर अगर देखें तो ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। व्हाट इज हार्श कंडीशन? हार्श कंडीशन का मतलब क्या है? हार्श कंडीशन का मतलब है, बुक कहती है कि इस सदस्य यानी इस ग्रुप के कुछ सदस्य ऐसे प्लेसेज पर प्रेजेंट हैं जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, यानी काफ़ी गर्म सतह है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, पहला ध्यान से समझते जाएंगे। दूसरी बात करती है बुक एनसीईआरटी कि ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्लेसेज पर पाए जाते हैं जहाँ पर स्नो है यानी बर्फ है, या फिर डिजर्ट कंडीशन है यानी काफ़ी मरुस्थलीय स्थान है यहाँ पर नमी नहीं है, या फिर डीप ओशियंस में भी पाए जाते हैं, ये गहरे समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार ये बैक्टीरिया पृथ्वी के ऐसे प्लेसेज पर प्रेजेंट है जहाँ पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट प्लेसेज, गर्म झरने जहाँ का टेम्परेचर 80 to 120 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, स्नो पर, डिजर्ट में, या फिर ये डीप ओशियंस के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर मैं इनका एग्जाम्पल ले लूँ तो इनके जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होंगे वो हो जाएंगे मिथेनोबैक्टीरियम, पहला मिथेनोबैक्टीरियम। इसके अलावा इसका दूसरा बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको हम थर्मो एसिडोफिलस या साल्फोडाइलस भी बोल सकते हैं। यानी दो मुख्य बैक्टीरिया, एक साल्फोडाइलस और दूसरा मिथेनोबैक्टीरियम, इस ग्रुप के आर्की बैक्टीरिया के मेन सदस्य हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के हैं, रिवाइज करता हूँ। आर्की बैक्टीरिया, आर्की वर्ड मतलब होता है फॉल्स और बैक्टीरिया मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी इन्हें हम फॉल्स बैक्टीरिया कह सकते हैं, असत्य जीवाणु कहते हैं। नॉर्मली ऐसे जीवाणुओं की शुरुआत या ग्रोथ या डेवलपमेंट इनका पृथ्वी के उत्पत्ति के दौरान उन कंडीशनों में हुआ था जहां पर, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन नहीं थी, पृथ्वी पर टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले ऐसे जीवाणुओं का डेवलपमेंट हुआ है। प्रेजेंस ऑफ टाइम में भी ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि एक्सट्रीम हॉट प्लेसेज पर हो सकते हैं या फिर ये किसी स्नो में, डिजर्ट में या फिर डीप ओशियंस में पाए जाते हैं। हम इनका एग्जाम्पल याद रखें, मेथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंस ऑफ टाइम में भी पाया जाता, और सल्फोडाइलस। ज़्यादातर बैक्टीरिया इस ग्रुप के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जो हमें पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलते। अब मैं बात करता हूँ यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया क्या है? यू वर्ड जो लिया जाएगा कभी भी आप याद रखेंगे, यू का मतलब होता है ट्रू
और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी यही सत्य जीवाणु हैं, सत्य बैक्टीरिया, इन्हीं को हम कहते हैं। अगर मैं इनके बेसिक फीचर की बात करूं तो आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक फीचर होगा वो क्या दिखने को मिलेगा कि सर इनमें जो बेसिक फीचर्स होते हैं, पहली बात इनकी जो बेसिक फीचर है, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी, पहला फीचर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। दूसरा फीचर क्या है, ये बैक्टीरिया नॉर्मली सेप्रोफिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें सारे टाइप का न्यूट्रिशन होता है, बट ये सेप्रोफिटिक कंडीशन को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया कहाँ पे आ जाते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया वाटर में हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया ठीक है सॉइल वाटर के अलावा अर्थ पर हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया इसके अलावा किसी ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं, इसके अलावा ये बैक्टीरिया किसी प्लांट बॉडी में भी हो सकते हैं। तो यानी यू बैक्टीरिया ऐसे सदस्य हैं जो पृथ्वी के मैक्सिमम कंडीशन पर प्लांट बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। अब इनके भी कई ग्रुप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन डिफरेंस क्या है, आर्की बैक्टीरिया फाल्स बैक्टीरिया हैं, ये सत्य जीवाणु हैं, इनकी सेलवाल नॉन पेप्टाइडोग्लाइकेनस है, इनकी सेलवाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। दोनों प्रोकैरियोटिक हैं क्योंकि मोनेरा ग्रुप के सारे सदस्य प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इनका एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो मैं इनमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ राइजोबियम, बेस्ट एग्जाम्पल होगा। सेकंड में एग्जाम्पल ले लेता हूँ विब्रियो, ठीक है, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो इस ग्रुप के सदस्य हो सकते हैं, विब्रियो कोलेरी और राइजोबियम लेग्यूमेनुसेरम, जो यू बैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं। तो हम मोनेरा के अंतर्गत दो ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। हमने आर्की और यू बैक्टीरिया का बेसिक फीचर अभी डिस्कस किया है। अब हम शुरू करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, आते हैं और देखते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या है। सबसे पहले मैं आर्की बैक्टीरिया की फीचर की बात करूं, ये प्रोकैरियोटिक होंगे, फर्स्ट पॉइंट्स याद रखेंगे। दिस टाइप बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, पहली बात, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, और पाया भी जाएगा तो वेल डेवलप नहीं होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये नॉन पेप्टाइडोग्लाइकेनस होगी, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होगी, यानी इनकी सेल वॉल नॉन पेप्टाइडोग्लाइकेनस होती है। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेनस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके और स्पेसिफिक फीचर की, तो जितने भी बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में हैं वो हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। इस हार्श कंडीशन को एनसीईआरटी बार बार लिखती है, जिसको हमें समझना होगा कि हार्श कंडीशन का वास्तविक मतलब क्या होता है। अगर मैं हार्श कंडीशन की बात करूं तो एनसीईआरटी कहना चाहती है कि हार्श कंडीशन का मतलब है कि ये हमेशा उन स्थानों पर देखने को मिलेंगे जहां पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैं बात करूं एक्सट्रीम कंडीशन की या एक्सट्रीम हॉट कंडीशन की बात करूं। अब एक्सट्रीम हॉट क्या है, हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे झरने हैं, गर्म झरने, जहां का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये बैक्टीरिया वहां भी उपस्थित होते हैं और इनकी कुछ जातियां उन प्लेसेज पर भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट में बात करूं हार्श कंडीशन में, दूसरी इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी करती है कि ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्लेसेज पर पाए जाते हैं जहां स्नो है, बर्फ है, और स्नो का मतलब है वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, या आप कह सकते हैं माइनस डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, वहां पर ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तीसरी बुक बात करती है कि ये बैक्टीरिया मार्सी प्लेसेज पर पाए जाते हैं। मार्सी प्लेसेज का मतलब है जहां पर नॉर्मल दलदली भूमि है और वहां पर जीवन संभव नहीं है, और वहां पर एक ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया का समूह जिसको मिथेनोकोकस कहते हैं, ये उपस्थित होता है, यानी ये एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट की बात करूं तो बुक कहती है कि ये कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जहां पर नमी नहीं है, डिजर्ट कंडीशन में यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हार्श कंडीशन एनसीईआरटी ने जो एक लाइन लिखी है इसका 4 अर्थ निकलता है। एक्सट्रीम कंडीशन में जहां टेम्परेचर ज़्यादा हो, स्नो में जहां टेम्परेचर बहुत कम हो, मार्सी प्लेसेज पर जहां दलदली भूमि हो,
या फिर डिजर्ट प्लेसेज पर जहां साल के अंदर मॉइस्चर नहीं होता है वहां पर भी ये बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इनकी कई जातियां वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर में अगर मैं बात करूं, क्या इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरिया की होती है? तो आपको याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये नॉन पेप्टाइडोग्लाइकेनस होती है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन दो विशेष केमिकल से मिलकर बनने वाली एक संरचना होती है। इसमें एक अमीनो शुगर प्रेजेंट होता है और साथ में अमीनो शुगर के साथ अमीनो एसिड पाया जाता है। अब अगर मैं अमीनो शुगर की बात करता हूं तो अमीनो शुगर में दो मेन अमीनो शुगर एन एस्टिल मुरामिक एसिड और एन एस्टिल ग्लूटानिक एसिड भी देखने को मिलती है। इस प्रकार इन बैक्टीरियाज के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जो हमें बेसिक फीचर्स में याद रखना है। तो आर्की बैक्टीरिया के फीचर्स क्या है? पहली बात प्रोकैरियोटिक होंगे, दूसरी बात ये फ्लैजिला वाले नहीं होंगे जिनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होगा, तीसरी बात सेल वॉल नॉन पेप्टाइडोग्लाइकेनस होगी यानी उसमें अमीनो शुगर और अमीनो एसिड नहीं पाया जाएगा, और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हार्श कंडीशन में ही पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, 140 डिग्री के आसपास हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्नो कंडीशन में -डिग्री सेल्सियस हो सकता है, मार्सी प्लेसेज में दलदली भूमि में हो सकते हैं, या फिर जहां मॉइस्चर ना हो डिजर्ट एरिया में भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप की। आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स के बैक्टीरिया आते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप क्या है। अगर मैं बात करूं आर्की बैक्टीरिया के टाइप की, तो इनको तीन श्रेणी में बांटा गया है। पहले बैक्टीरिया जिनको हम मिथेनोजन बोलते हैं। मिथेनोजन एक ऐसे ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली मार्सी प्लेस पर प्रेजेंट हैं। मार्सी प्लेस का मतलब होता है कि ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं, और मार्सी प्लेस पर प्रेजेंट होने के कारण ये करते क्या है, मार्सी प्लेस में ऑक्सीजन नहीं होती यानी O2 एब्सेंट होती है। जिन प्लेस पर O2 नहीं होती है तो ये CO2 के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हैं, यानी O2 एब्सेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है। आप जानते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज जो CO2 के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करेगा तो ऐसे ऑर्गेनिज को हम एनारोबिक या एनारोब्स बोलते हैं, और ऐसे रिस्पायरेशन को हम एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो मार्सी प्लेसेज पर पाए जाने के कारण ये बैक्टीरिया एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, यानी इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो श्वसन नॉर्मली किसके द्वारा होता है, इन प्रेजेंस ऑफ CO2 होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या याद रखेंगे सर, मिथेनोजनस बैक्टीरिया मार्सी प्लेसेज पर होंगे, दलदली भूमि पर होंगे, इनमें O2 का प्रेजेंस ना होकर CO2 की प्रेजेंटेशन होगी, जहां पर ये CO2 के प्रेजेंट में क्या करते हैं, CO2 की प्रेजेंस में एनारोब रिस्पायरेशन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये कहां पाए जाएंगे, तो बुक कहती है एक तो ये मार्सी प्लेस पर है, दूसरा ये र्यूमेंट्स, कुछ र्यूमिनेंट्स है, जैसे र्यूमिनेंट की मैं अगर बात कर लूँ काऊ या फिर बफेलो, काऊ की बात कर लूँ या बफेलो की बात करूँ, इन काऊ या बफेलो के एलिमेंट्री कैनाल में स्टमच के एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं र्यूमेन। अब इन र्यूमेन में यानी अमाशय के एक हिस्सा होता है जिसको र्यूमेन बोलते हैं, जहां पर ये बैक्टीरिया यानी मिथेनोजेनस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उस मिथेनोजेनस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। ये पाया जाता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है, नॉर्मली आपने एक वर्ड सुना होगा बायोगैस। क्या सुना होगा, बायोगैस। जो बायोगैस है क्या, वास्तव में कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेज है, जिसमें CO2, मीथेन या अदर गैसेज भी पाई जाती हैं, बट जो मेन गैस है वो मीथेन होती है। ऐसे बैक्टीरिया करते क्या हैं, बायोगैस या मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। और आपने क्लास 12th में नाम सुना हो या पढ़ा हो, या क्लास 10th में पढ़ा हो कि बायोगैस प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी ये बैक्टीरिया र्यूमेन से निकलकर किसी भी र्यूमिनेंट के डंक में आते हैं, गोबर में, और फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन करके मीथेन गैस या बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिनका उपयोग फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। तो मिथेनोजन क्या है, रिपीट करता हूं, ये बैक्टीरिया मार्सी प्लेस पर होंगे, O2 के एब्सेंट में या CO2 के प्रेजेंस में एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं।
ये बैक्टीरिया र्यूमिनेंट्स के, कैटल्स के यानी लाइक बफेलो, लाइक काऊ, इनके र्यूमेन में एक बड़े से अमाशय वाले हिस्से में डंग के साथ पाए जाते हैं। नॉर्मली वहाँ ये करते क्या है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में मेन फंक्शन तो इनका डिकम्पोजिशन होता है। डंग के साथ बाहर निकल कर ये मीथेन गैस या बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ थर्मो एसिडोफिलस की। थर्मो एसिडोफिलस कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली कुछ इन प्लेसेज पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर या एसिडिक सॉइल होती है। और हाई टेम्परेचर या एसिडिक सॉइल का मतलब क्या है, मान लो कोई ऐसी सॉइल है जहां पर एसिड ज़्यादा है, समझना ध्यान से, यानी सॉइल के अंदर एसिड है, एसिडिक सॉइल है। अब अगर किसी सॉइल के अंदर एसिड है तो इसका मतलब वहाँ पीएच जो होगा वो लो पीएच हो जाएगा। अगर लो पीएच है तो वहाँ ये बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब अगर मैं इनका बेस्ट एग्जाम्पल ले लूँ तो एक बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है थर्मस एक्वेटस। किसकी बात करूंगा, थर्मस एक्वेटस। थर्मस एक्वेटस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमेशा लो पीएच पर या एसिडिक सॉइल में पाया जाता है, जो इनकी विशेषता है। लास्ट की मैं बात करता हूँ हेलोफिलस की। हेलोफिलस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई साल्टी एरिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, हाई साल्टी एरिया में देखने को मिलते हैं। इनका कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है जो हमको नहीं याद करने हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, आर्कीबैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। वन इज द मिथेनोकोकस या मिथेनोजेनस। मिथेनोजेनस आर बैक्टीरिया दोज फाउंड इन द mainly marshy places in presence of the CO2 complete the respiration. This is known as the anaerobic respiration and oxygen absent in these places. Some bacteria of methanogenous found in ruminants like the parts of the ruminants in the cattle like buffalo and cow and produce biogas. ठीक है, and biogas is important for use as the fuel. And second is the thermoacidophilus. These bacteria are found in soils and this soils is the acidic low pH and best example is the Thermus aquatus. Last is the halophilus bacteria. Halophilus bacteria found in salty areas, ठीक है, means maximum conditions is salt found in these soils and this different types of groups of the cyanobacteria, different types of groups of the archaebacteria, methanogenous, thermoacidophilus and halophilus. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। व्हाट इज यू बैक्टीरिया? मैंने आपको बताया कि यू का मतलब क्या है। अगर मैं यू की बात करता हूं तो यू का मतलब होता है ट्रू, मीन्स सत्य, ठीक है, तथा बैक्टीरिया का मतलब क्या होगा, बैक्टीरिया, यानी ऐसे जीवाणु जो वास्तविक जीवाणु है या सत्य जीवाणु है उनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। अब मैं ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के फीचर की बात करूं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी इनका बेसिक फीचर क्या है। सबसे पहली बात हमें मोनेरा के अकॉर्डिंग ये याद रखनी है कि इनकी सेल वाल ध्यान से सुनेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी, जो मैं पीछे से भी डिस्कस करता आ रहा हूँ कि इनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, क्या इनमें फ्लैजिला पाया जाएगा? यस, इनमें फ्लैजिला वेल डेवलप हो सकता है और फ्लैजिला के साथ और भी मूवमेंट करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला के अलावा सिलिया या फिर पिलाई भी पाए जाते हैं, जो हम आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। तो यानी इनमें फ्लैजिला वेल डेवलप प्रेजेंट होता है, ये बात भी हमको याद रखनी है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इनकी सेल, तो आपको बता चुका हूँ कि मोनेरा ग्रुप के सारे सदस्यों की सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, किसी की भी सेल यूकैरियोटिक नहीं होती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, इनमें स्लाइम लेयर या कैप्सूल लेयर भी पाई जाती है, जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, इन बैक्टीरिया को किसी ऐसी कंडीशन में भी बचाने का कार्य करती है जहां नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इनमें जो जेनेटिक मटेरियल्स या मेन जीनोम होगा, दिस इज नोन एज द, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, जो एक ऐसा डीएनए होता है जहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, यानी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होता है। और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होने के साथ साथ भी, यानी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन भी ये करता क्या है, जीनोम के रूप में, यानी नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में कैरेक्टर को ले जाने का या नेक्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप को ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी इनमें
जो हमें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा ये इनका मेन जीनोमिक मटेरियल होगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इनमें एक स्पेशल फीचर और है, क्या है कि इनमें मीजोसोम पाया जाता है। जो मीजोसोम होता क्या है, नॉर्मल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होता है लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है और रिस्पिरेटरी एंजाइम रिलीज करता है, जिससे ऐसी बैक्टीरिया की सेल में क्या होता, रिस्पिरेटरी एंजाइम रिलीज करने के कारण ऐसी बैक्टीरिया की सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन हो पाता है। तो हम यू बैक्टीरिया का क्या क्या बेसिक फीचर याद रखेंगे। सबसे पहले ये सख्त जीवाणु हैं, इन्हीं को हम वास्तविक जीवाणु कहते हैं और मोनेरा किंगडम के सबसे ज्यादा या सबसे पॉपुलर ग्रुप्स के सदस्य हैं जिनको यू बैक्टीरिया कहते हैं। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की होगी, जहां अमीनो शुगर अमीनो एसिड पाया जाएगा। अमीनो शुगर में नामनाक पाया जाएगा एनेस्टिल मुरामिक एसिड, एनेस्टिल ग्लूटामिक एसिड। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ट्रूली मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होगी, कैप्सूल भी पाई जाएगी। जीनोम इनका मेन न्यूक्लियोटाइड होगा, जहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप को ट्रांसफर करता है। मीजोसोम एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स इनकी सेल में पाया जाएगा, जो करता क्या है, मीजोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाकर जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। सॉरी, मीजोसोम रिस्पिरेटरी एंजाइम रिलीज करता है और जीनोम न्यूक्लियोटाइड इनका मेन जीनोमिक मटेरियल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के संरचना के बारे में। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर या संरचना क्या होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल क्या है, व्हाट इज द बैक्टीरिया एंड व्हाट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बैक्टीरियल सेल आर मेड अप बाय 3 different layers. This is known as the cell envelope. Outermost layers of this bacteria is known as the capsule wall. बाहर की लेयर को हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल वॉल बोलते हैं, जो इनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सेकेंड, दिस लेयर्स इज नोन एज द सेल वॉल, इनकी सेल वॉल है। ठीक है, और सेल वॉल मैंने बताया है, यही सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ध्यान रखेंगे, यानी ये सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बात करते हैं कैप्सूल और सेल वॉल की। देखिए, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स होता है, जबकि कैप्सूल इनका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है। यानी सबसे बाहर जो ये ब्लू कलर्स की लेयर सराउंडेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल लेयर, जो इनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैं अगर नेक्स्ट की बात करता हूं तो सेकंड थिक लेयर इज नोन एज द सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल आर मेड अप बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन। मैं नेक्स्ट अंदर की बात करूं, देन थर्ड लेयर फाउंड इन दिस सेल, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल सभी बैक्टीरिया में, या आप ऐसा कह दीजिए कि नॉर्मल सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये बात भी आपको पहले से पता होनी चाहिए, सेल वाले जैसे चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर सेल इनवेलोप से मिलकर बना होगा। सबसे बाहर कैप्सूल लेयर होगी, उसके अंदर सेल वॉल होगी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। हम बात करते हैं तीनों के केमिकल कंपोजिशन की, तो कैप्सूल वॉल और सेल वॉल नॉर्मली पॉलीसैकेराइड हो सकता है, जिसमें मैं सेल वॉल की बात करूं तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक रिजिड पॉलीसैकेराइड्स होगा, जहां अमीनो शुगर और अमीनो एसिड पाया जा सकता है। हम अंदर आते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, जो नॉर्मल सभी सेल में कॉमन होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब मैं बात करता हूं इनके जीनोमिक मटेरियल की। बैक्टीरिया की सेल में 2 जीनोमिक मटेरियल पाया जाता, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे बैक्टीरिया की सेल में 2 जीनोमिक मटेरियल। फर्स्ट जीनोमिक मटेरियल हो सकता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, दिस इज नोन एज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या सर, ये एक डीएनए है जो डबल हेलिकल है, बट इसके दोनों एंड आपस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक मिनट के लिए इसको छोड़ जाना, मैं भेजवा दूंगा अब, ठीक है, अभी रह जाना। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होगा, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या करता है, दोनों एंड इसके आपस में जुड़े होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको यूज बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता, इस सेल का उपयोग किया जाता है, इस डीएनए का उपयोग किया जाता, और बायोटेक्नोलॉजी में इस डीएनए का उपयोग करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इनमें नई जीन को इंसर्ट करा के और फिर आरडीएनए को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो यानी इनमें एक एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है
जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है। इसकी विशेषता क्या है, एक सर्कुलर डीएनए होता है और जिसके दोनों एंड आपस में जुड़े होते हैं। हम बात करते हैं दूसरे डीएनए की, एंड दिस डीएनए इज नोन एज द, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में होता क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया में मेन जीनोम का काम करता है और नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी इस प्रकार बैक्टीरिया की सेल के अंदर दो प्रकार का डीएनए है, एक प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा डीएनए है और दूसरा न्यूक्लियोइड है जो मेन जीनोमिक डीएनए है, नेक्स्ट जनरेशन में जीनोम ट्रांसफर करने का काम करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल में राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम कैसा होता, तो बैक्टीरिया की सेल में जो राइबोसोम होता है वो नॉर्मली 70S टाइप का होता है, 80S राइबोसोम नहीं पाया जाता। अगर आपने यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस पढ़े हों तो आप ये जानते हैं कि सर यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S टाइप का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर सेल्फ राइबोसोम होता है जो 70S टाइप का होता है, जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको जानना चाहिए। हम बात करते हैं मीजोसोम की, यानी अगर इस बैक्टीरिया की सेल में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग मीजोसोम होती है। मीजोसोम है क्या, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बैक्टीरिया की सेल में लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगी और रिस्पायरेटरी एंजाइम रिलीज करेगी, जिससे बैक्टीरिया की सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का वर्क होगा। इसके अलावा मीजोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो फिजन जैसी प्रोसेस में, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में और न्यूक्लियोइड को डिवाइड करने में, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में रोल प्ले करता है। तो बैक्टीरिया की सेल में क्या क्या हमने पढ़ा, सर बाहर सेल इन्वेलोप होगा, कैप्सूल वाल होगा, सेल वाल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दोनों बाहर के पॉलीसैकेराइड्स होंगे, अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी जिसको फास्फोलिपिड भी कह सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, अंदर जेनेटिक मटेरियल दो होगा, न्यूक्लियोइड होगा जो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, मेन जीनोमिक मटेरियल है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो प्लाज्मिड होगा, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए माना जाता है। सेल के अंदर 70S राइबोसोम होगा और इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम होगी जो रिस्पायरेटरी एंजाइम रिलीज करने का काम करेगी। इसके अलावा इनकी सेल में कुछ ऐसी विशेष प्रकार की संरचनाएं भी होती हैं जो फूड स्टोरेज का काम करती हैं, यानी भोजन को भी स्टोर करने का काम करती हैं, फूड स्टोरेज के रूप में ये अपना रोल प्ले करती हैं। तो आप याद रखेंगे कि इनकी बॉडी में फूड को स्टोर करने के लिए भी कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। हम अगर बात करते हैं सेल के बाहर तो कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होंगी, जैसे इनकी सेल के बाहर में हमें क्या देखने को मिलेगा कि सर कॉन्जुगेशन जैसे रिप्रोडक्शन के लिए इनकी सेल में कुछ पिलाई प्रेजेंट होती है, पहला। इसके अलावा इनके पूरे सेल के ऊपर हियर लाइक बहुत सारे फिम्ब्राई प्रेजेंट होते हैं या फिम्ब्री प्रेजेंट होती है और साथ में फ्लैजिला भी पाया जाता है। इस प्रकार इनमें 3 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट, फीडिंग और रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। ये पूरा डीप डिस्कस हम सेल वाले चैप्टर में करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये था आपका यू बैक्टीरिया की एक संरचना, जिसके बारे में उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का मतलब है क्या, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप के आधार पर बात करेंगे। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करूं, यानी आकार के आधार पर, तो आप क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया आकार के आधार पर कितने प्रकार से हो सकते हैं। वन बैक्टीरिया इज रॉड इन शेप, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बैक्टीरिया रॉड शेप का हो सकता है, दूसरा बैक्टीरिया राउंड शेप का हो सकता है, समझने का प्रयास करना। तीसरा बैक्टीरिया कॉमा शेप हो सकता है, कॉमा शेप हो सकता है, और चौथा बैक्टीरिया स्पाइरल हो सकता है। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है। अब अगर मैं रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करूं तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहेंगे।
क्या बोलेंगे, बैसिलस। राउंड शेप बैक्टीरिया को कोकाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोकाई, ठीक है। या हम इनको कोकस भी बोल सकते हैं। कोकाई और कोकस में डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स का। नेक्स्ट में बात करूं क्वामा शेप। क्वामा शेप को हम विब्रियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विब्रियो। और स्पाइरल को हम स्पाइरिलम बोलते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें विब्रियो का एग्जाम्पल नीट ने 2 बार पूछा है। जो एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मनुष्य के शरीर में कालरा रोग उत्पन्न करता है, जो कॉमा शेप बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। और स्पाइरल शेप में आपको स्पाइरिलम माइनस याद रखना है, जो एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है। ये भी एग्जाम्पल्स के रूप में पूछा जा सकता है। मैं कोकाई की बात करूं, कई टाइप हैं। मान लो मैं स्ट्रेप्टोकोकस ले सकता हूं, इसके भी प्रकार हैं, बट एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती तो हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। और बैसिलस की बात करूं तो इसमें भी कई टाइप है। मान लो मैं मोनोबैसिलस ले लेता हूं, एक बैक्टीरिया है। जो मेन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो क्या याद रखने हैं शेप के आधार पर, सर बैक्टीरिया रॉड शेप के हो सकते हैं जिनको हम बैसिलस बोलेंगे। बैक्टीरिया गोल आकृति के हो सकते हैं जिनको हम कोकाई बोलेंगे। बैक्टीरिया कॉमा शेप हो सकते हैं जिनको विब्रियो बोलेंगे। और बैक्टीरिया सर्पिलाकार हो सकते हैं स्पाइरल शेप के, जिनको स्पाइरिलम बोलेंगे। दो के बेस्ट एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, विब्रियो कोलेरी या बैक्टीरिया काज कॉलरा डिजीज इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, and this type bacteria is the types of the comma shape bacteria. Second is the spiral shape bacteria, Spirillum minus is the spiral bacteria found in the human body या also found in the nature. This is the examples of the bacteria. इसके अलावा में कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है जो आपको समझाना चाहूंगा। लाइक मैं अगर बैसिलस की बात करूं, एक है तो मोनोबैसिलस, दो श्रृंखला है, लंबवत है, इलोंगेट है, तो हम बोल सकते हैं स्टेप्टोबैसिलस। इसी प्रकार मोनोकोकस, स्टेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। विब्रियो का टाइप नहीं होता और स्पाइरल के टाइप्स नहीं होते हैं। इसमें मैं अगर स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करूं तो इनके इंड पर फ्लैजिला भी देखने को मिलता है, जो कोकस और बैसिलस और अदर में नहीं, कॉमा शेप में भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। यू बैक्टीरिया में आपने क्या क्या पढ़ा, फीचर क्या होता है, आपने पढ़ा बैक्टीरिया की सेल क्या होती है, और अब आपने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की, यानी यू बैक्टीरिया में पोषण कैसा होता है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो एनसीईआरटी सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करती है कि बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, और चाहे जो किंगडम ले लें, मोनेरा ले लें, प्रोटिस्टा ले लें, या फिर हम अदर मर जाए, तो मोनेरा में आकर बैक्टीरिया में मैक्सिमम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। अब अगर मैक्सिमम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये बैक्टीरिया बुक कहती है एनसीईआरटी कि देखने में तो सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, बट इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बहुत सारी वेरिएशन मिल सकती है। जैसे ये कीमोसिंथेटिक भी है, ये फोटोसिंथेटिक भी है, ये ऑक्सीजेनिक भी है, ये इनऑक्सीजेनिक भी है। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, या मैं बात कर लूँ इसके अलावा ये पैरासिटिक भी होते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहली बात, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों मोड का न्यूट्रिशन होगा। एनसीईआरटी की लाइन को हमें माइंड में सेट करना है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक हैं और कम से कम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब अगर मैं ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, सर ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं कंप्लीट कर लेते हैं या अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन कर लेते हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ, और ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या विशेषता है, वो आपको माइंड में सेट करना है। आपको ये कहानी ना याद करके एक बात याद करनी है, ये याद करना है कि मेरे पास एक सेल है, मान लो कोई भी है। इस सेल में अगर इस सेल के अंदर ये क्षमता है कि ग्लूकोज का या ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन ये स्वयं कर सकती है, तो सर ये सेल जो है ऑटोट्रॉफिक सेल होगी
और ऐसा नोट्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा। मीन्स रिपीट करता हूँ, पृथ्वी की वे कोशिका जो ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मटेरियल को स्वयं बना लेगी, सेल के अंदर बना लेगी, तो हम उसे ऑटोट्रॉफिक सेल्स या ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ये क्षमता बैक्टीरिया में है, ये क्षमता प्लांट में भी होती है, जो आपने लोअर क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप की, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक, यानी ऑटोट्रॉफिक में जो पहला टाइप है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक है क्या। इमेजिन करते हैं कि एक बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया की सेल में मैंने बताया है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर सेल के अंदर होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है, तो सर वो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसके लिए क्या लिया जा सकता, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लो मैं ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोटोसिंथेटिक में, तो सर सनलाइट का यूज किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसका यूज किया जाएगा, सनलाइट का। अब सनलाइट में क्या होगा सर, बाहर से CO2 इंटर करेगी पहली चीज, और दूसरा क्या इंटर करेगा सर, वाटर इंटर करेगा। अब आप पहले ये जानो कि जब हम किसी भी वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मान लो हमने हाइड्रोजन के साथ कोई एक्स प्रोडक्ट बनाया है, साथ में ऑक्सीजन बना ली है, हम क्या करते हैं फिर CO2 को तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो हमने CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाया, यानी इसके साथ भी कोई एक्स प्रोडक्ट बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि सर हाइड्रोजन के एक्स प्रोडक्ट को कार्बन के एक्स प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हैं। सर जब हाइड्रोजन और कार्बन के एक्स प्रोडक्ट के साथ हम फॉर्मेशन करते हैं तो सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है। ये वास्तव में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से देखेंगे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगा वो क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की सेल में फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है, तो इसका मतलब है सेल के अंदर CO2 और वाटर इंटर करेगा। जब बाहर से बैक्टीरिया की सेल पर सनलाइट पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो क्या होगा सर, उस लाइट में वाटर को ब्रेक डाउन किया जाएगा। वाटर को ब्रेक डाउन करके सर हाइड्रोजन के साथ कोई एक्स प्रोडक्ट बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगा। उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके एक्स प्रोडक्ट तथा ऑक्सीजन बनेगा। फिर क्या होगा सर, इन एक्स प्रोडक्ट को जोड़ा जाएगा। मान लो क्या जोड़ दिया गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इससे अगर C6H12O6 बनता है तो सर ये ग्लूकोज बन गए हैं, और इस ग्लूकोज को बनाना ही फोटोसिंथेसिस है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं इस बैक्टीरिया के अंदर इस फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन की या ऑर्गेनिक मटेरियल के बनाने की, जिसमें वाटर का ब्रेक डाउन किया जाए, अगर वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है तो फिर हम बैक्टीरिया के अंदर इस प्रकार के फोटोसिंथेटिक रिस्पायरेशन को ऑक्सीजनिक बोलेंगे। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। फोटोसिंथेसिस है क्या, आप लोअर क्लास में पढ़ते हो कि सर CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन और वाटर रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं। ये प्लांट का फोटोसिंथेसिस है। बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में हमें क्या पढ़ना है कि सर बैक्टीरिया की सेल में अगर ग्लूकोज बनता है तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होगा सर, पहले वाटर को तोड़ा जाएगा हाइड्रोजन एक्स प्रोडक्ट के साथ और ऑक्सीजन बनेगा। कार्बन को तोड़ा जाएगा, कार्बन के एक्स प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन बनेगा। फिर हाइड्रोजन के एक्स प्रोडक्ट और कार्बन के एक्स प्रोडक्ट को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक नया मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल बना लेंगे जो ग्लूकोज हो सकता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। अब मैंने क्या बताया कि अगर इसमें वाटर जाता है, समझना ध्यान से, क्या जाता है, वाटर, और वाटर को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है, तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजनिक बोलेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजनिक बोलेंगे। बैक्टीरिया ऑक्सीजनिक और इनऑक्सीजनिक दोनों टाइप्स का या दोनों मोड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का उपयोग करता है, इसलिए हम ऐसे फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजनिक बोलेंगे। याद रखेंगे, ऑक्सीजनिक टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करता कौन है, तो मैं अगर ऑक्सीजनिक टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हमारे नेचर में हैं, सराउंडिंग में हैं, जो ऑक्सीजनिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जिनका बेस्ट एग्जांपल बुक देती है साइनोबैक्टीरिया। क्या देती है, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया को BGA भी कहते हैं, याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे क्या हो सकता,
सर साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक हो सकता है, और क्या हो सकता सर, एनाबीना हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता सर, एनाबीना के अलावा ऑसिलेटेरिया हो सकता है, क्या हो सकता, ऑसिलेटोरिया हो सकता है, इस इसके अलावा सर स्पाइरुलिना हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटेरिया और स्पाइरुलिना टाइप्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो ऑक्सीजेनिक टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजेनिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसके आगे डिस्कस करते हैं इन ऑक्सीजेनिक के बारे में, ठीक है। हम जानते हैं इन ऑक्सीजेनिक है क्या, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मान लो मैं बात करता हूँ इन ऑक्सीजेनिक की, तो इन ऑक्सीजेनिक किसे कहेंगे। देखो मेरे पास एक बैक्टीरिया की सेल है, समझना ध्यान से, ये एक बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया की सेल में बाहर से CO2 इंटर करती है, समझना, और बट बाहर से CO2 के बाद वाटर ना इंटर करके मान लो H2S इंटर करती है। अब क्या है सर, CO2 को तोड़ा जाता कार्बन में या एक्स प्रोडक्ट में, प्लस उसके साथ में ऑक्सीजन में। अब वाटर की जगह पर हाइड्रोजन को H2S से तोड़ा जाता, या फिर H2S से सल्फर अलग की जाती है। अब क्या है सर, हाइड्रोजन के एक्स प्रोडक्ट को कार्बन के एक्स प्रोडक्ट के साथ जोड़कर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लिया जाता। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया की सेल में अगर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाए जो वाटर ना हो, अदर हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर कोई सब्सटेंसेज हो सकते हैं, तो हम ऐसे रिस्पायरेशन को, ऐसे न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में ऑक्सीजेनिक की जगह इन ऑक्सीजेनिक कैटेगरी में रखते हैं। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया है कि अगर किसी बैक्टीरिया की सेल में बाहर से ग्लूकोज नहीं आता, सेल में बनता है, तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। अब सेल में बनने का मतलब है अगर वाटर को तोड़ा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट, तो फिर हम उसे ऑक्सीजेनिक बोलेंगे। लेकिन अगर वाटर के अलावा किसी अन्य को तोड़ा जाता, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को या अदर कोई गैसेज हो सकती हैं, तो हम उसे इनऑक्सीजेनिक बोलेंगे। इनऑक्सीजेनिक में बुक कहती है कि कुछ विशेष मैकेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में होता है, जैसे सल्फर, जैसे कार्बन, जैसे फास्फोरस या नाइट्रोजन। ये कुछ साइकिल्स हमारे इन्वायरमेंट में चलती हैं और इन्हें साल में प्रोड्यूस किया जाता। सल्फर हो, किसी भी प्रकार का कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, ऐसी साइकिलें बैक्टीरिया के इन ऑक्सीजनिक रिस्पायरेशन से ही कंप्लीट होती हैं और इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया है। और सल्फर बैक्टीरिया में भी पिगमेंट के अलावा डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है कि हमारे इन्वायरमेंट के, हमारे वातावरण की कुछ विशेष साइकिलें, जैसे सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, बैक्टीरिया कंप्लीट करते हैं, जो एक प्रकार का इन ऑक्सीजनिक डिफरेंट टाइप्स का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। वास्तव में ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कीमोसिंथेटिक की। ऑटोट्रॉपिक में जो सेकेंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, दिस इज नोन एज द कीमोसिंथेटिक। हम उसे क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक बोलेंगे, ठीक है। कीमोसिंथेटिक है क्या, ध्यान से देखें, हमने पहला पढ़ लिया फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं अगर बात करूं कीमोसिंथेटिक की, तो कीमोसिंथेटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट का उपयोग ना करके किसी केमिकल का उपयोग करेंगे और उस केमिकल के उपयोग से एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक बैक्टीरिया की सेल है, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया की सेल में हमको क्या देखने को मिलती है कि सर इस बैक्टीरिया की सेल में नॉर्मल हम ये देखने को पाते हैं कि सर इसमें बाहर से मान लो एक अमोनिया इंटर करती है जो सेल में नहीं जाती, जो सेल के आसपास है, यानी NH4 है। इस NH4 को तोड़ा जाता है। NH4 को मान लो नाइट्रोजन में तोड़ा जाता है या अदर किसी फॉर्म में तोड़ा जाता है। अब आप जानते हैं कि जब हम NH4 को, मान लो हमने NH4 को तोड़ा है, तो NH4 से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी हाइड्रोजन को अलग करेंगे, तो हम उससे रिडक्शन बोलेंगे या ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आप कहेंगे रिडक्शन बोलेंगे, या मैं मान लेता हूँ हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करना या कोई मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, समझना ध्यान से। अब क्या हो रहा है कि सर इसमें जब हम NH को, अमोनिया को तोड़ते हैं, तो फिर सर हाइड्रोजन
और साथ में एटीपी या एनर्जी सेल के अंदर आ जाती है। सेल के अंदर आई हुई एनर्जी क्या करती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन के साथ जुड़ती है सर, ऊर्जा भी बनाती है और ऑर्गेनिक मटेरियल बना लेती है। तो यानी सेल के अंदर क्या होता, ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है और साथ में सर एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, रिपीट करता हूं, बैक्टीरिया की सेल में कोई मटेरियल इंटर नहीं करता। बैक्टीरिया की सेल के बाहर मान लो अमोनिया को तोड़कर नाइट्रोजन में बदला जाता है, उससे बने हुए ऑक्सीडेशन की एनर्जी को सेल में ट्रांसफर किया जाता है, जहां CO2 के साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यानी मैं इधर लिखता हूं कि कोई विशेष प्रकार का मटेरियल सेल में नहीं जाएगा, यानी मटेरियल आउटसाइड सेल रहेगा। समझना ध्यान से, आउटसाइड सेल रहेगा, बैक्टीरिया की कोशिका के बाहर रहेगा। वहाँ क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो सर एनर्जी बनेगी। एनर्जी कहाँ जाएगी सर, बैक्टीरिया की सेल में जाएगी। बैक्टीरिया की सेल में जाकर क्या करेगी सर, वहाँ ऑक्सीडेशन कराएगी और ऑक्सीडेशन कराने रिडक्शन कराएगी। रिडक्शन कराने के बाद क्या करेगी सर, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगी और बैक्टीरिया को ऊर्जा भी मिल जाएगी। सर ऐसी विशेष टाइप की, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, जो बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया में ये दो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें हमने फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक के बारे में डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं कीमोसिंथेटिक के बारे, बाद में हम हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। हमने आपको एक लाइन पहले ही बता रखी है कि बैक्टीरिया में हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इसके ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। ये बात एनसीईआरटी की आपको याद रखनी है। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का है। बैक्टीरिया में पहला टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको हम सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से या ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मटेरियल बनने के दौरान, यानी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस दौरान वो क्या करते हैं, सेल से एनर्जी निकाल लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम सैप्रोफिटिक कहेंगे। मैक्सिमम बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जो फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, डिकम्पोज मैटर पर ग्रो करते हैं, चमड़े के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, किसी साल पर ग्रो कर जाते हैं। ये बैक्टीरिया मैक्सिमम कंडीशन में सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर लोअर क्लास में या फिर इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे किंगडम फंजाई, तो उसका सबसे मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इनके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं। मैं बात करता हूँ पैरासिटिक की। पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई बैक्टीरिया किसी अदर ऑर्गेनिज्म से उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहकर, इनसाइड बॉडी शरीर के अंदर, या फिर आउटसाइड बॉडी शरीर के बाहर, कहीं भी रहकर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक बोलेंगे। शरीर के अंदर होगा तो हम इंडो पैरासिटिक बोलेंगे, शरीर के बाहर होगा तो हम एक्सो पैरासिटिक बोलेंगे। बैक्टीरिया पैरासिटिक कंडीशन में ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं, लाइक ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। या मैं बात कर लूँ प्लांट बॉडी में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बात करता हूँ सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर, अदर ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। यानी बैक्टीरिया किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, इनकी बॉडी के अंदर या इनकी बॉडी के साथ रहकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और साथ में बैक्टीरिया को तो लाभ होता है, अदर ऑर्गेनिज्म को भी लाभ होता है, यानी अदर ऑर्गेनिज्म भी बेनिफिट होता है। तो ऐसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझे ध्यान से। ऐसे जीवाणु जो दूसरे जंतु या पादप की बॉडी या सेल में रहकर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी लाभ होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब सिम्बायोटिक का बेस्ट एग्जाम्पल फ्रैंकिया, राइजोबियम याद रखना है। पैरासिटिक का बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बेस्ट एग्जाम्पल राइजोबियम भी आएगा। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कोलेरी,
साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये सब कुछ बैक्टीरिया हैं जो पैरासिटिक कंडीशन में होते हैं। सेप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे आप बात कर लो डिप्लोकोकस निमोनी की, या फिर बात कर लो किसकी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की, डिप्लोकोकस लैक्टिस की। ये सारे बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। तो ये आपकी टॉपिक थी मोनेरा या बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन, जिसमें हमने किसकी किसकी बात की, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, और किसकी बात की, कीमोसिंथेटिक की। फोटोसिंथेटिक में ऑक्सीजनिक, इनऑक्सीजनिक की, कीमोसिंथेटिक की हमने अलग बात की है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट बात की है हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, जहां सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की। ठीक है, बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है। जनन बैक्टीरिया में नॉर्मल, अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो कोई स्पेशलिस्ट टाइप्स ऑफ टिश्यू नहीं है या स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन नहीं है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तभी पृथ्वी पर इनका अस्तित्व बना रहेगा। तो बैक्टीरिया में जो जनन है वो कहती है कि इनमें जनन दोनों टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है, और दूसरा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रिपीट करता हूं, जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। मैं अगर एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बुक कहती है कि इनमें फिजन द्वारा हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिजन के अलावा इनमें हमें देखने को मिल सकता है, फिजन के अलावा स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, यानी स्पोर फॉर्मेशन भी होता है और इनमें फिजन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं फिजन की बात करूंगा। मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है। ये बैक्टीरिया की कोशिका साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है, जिसके अंदर न्यूक्लियोइड भी है। क्या देखने को मिलेगा कि सर ये बैक्टीरिया एक अनुकूल परिस्थिति में, इनमें जो मीजोसोम है, यानी इस बैक्टीरिया की इंटरनल सेल में मीजोसोम प्रेजेंट है, ये क्या करेगा सर, ये मीजोसोम इस सेल के इनर कॉन्टिक्शन को डेवलप कराएगा, जिससे क्या होगा सर, इनर कॉन्टिक्शन डेवलप करने के साथ साथ एक निश्चित समय बाद एक बैक्टीरिया की सेल दो बैक्टीरिया की सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे विद हेल्प ऑफ कॉन्टिक्शन ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों के अंदर एक जीनोमिक मटेरियल पाया जाएगा, साथ में साइटोप्लाज्म या अन्य मटेरियल भी उपस्थित होंगे। यानी ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, आप कहेंगे न्यू बैक्टीरिया या ऑफस्प्रिंग बैक्टीरिया या डॉटर बैक्टीरिया होंगे। और ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, ये पेरेंट बैक्टीरिया या मेन बैक्टीरिया होगी, जिससे नई सेल बनेगी। अब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे सर, फिजन बोलेंगे, जो आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि अनुकूल परिस्थिति में नॉर्मल एक बैक्टीरिया मीजोसोम के द्वारा कॉन्टिक्शन डेवलप करता है, जिसकी सेल वॉल आगे डेवलप करती है और कॉन्टिक्शन के साथ दो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम फिजन कहते हैं, जो बैक्टीरिया का एक सबसे कॉमन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की सेल को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, इसकी बात करेंगे हम फिजन के बाद में, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, तो आप कहेंगे फिजन के बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, स्पोर फॉर्मेशन की या स्पोरुलेशन की। किसकी बात करेंगे, स्पोरुलेशन की, या मैं बात कर लेता हूं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन है क्या, मान लो मेरे पास एक कोई बैक्टीरिया की सेल है, क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल है, ध्यान से देखें, मेरे पास एक बैक्टीरिया की सेल है, क्लियर, देखिए ध्यान से, ये एक बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया की सेल अभी तक ये किस कंडीशन में थी, आप कहेंगे फेवरेबल कंडीशन में, या फिर ये सूटेबल कंडीशन में थी। हुआ क्या, इस फेवरेबल कंडीशन में या सूटेबल कंडीशन के दौरान ही कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली जो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई या अनसुटेबल कंडीशन आ गई। तो इस बैक्टीरिया ने किया क्या, अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। मान लो कि इस बैक्टीरिया ने अपने चारों तरफ एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, और ये थिक प्रोटेक्टिव लेयर क्या होगी सर, बैक्टीरिया की सेल को कुछ समय तक सुरक्षित रखेगी। होगा क्या, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहेगा।
एक निश्चित समय बाद में क्या हुआ सर, ये जो थिक प्रोटेक्टिव लेयर है ये ब्रेक डाउन हुई और इस थिक प्रोटेक्टिव लेयर के ब्रेक डाउन होने से बैक्टीरिया का मेन जीनोमिक मटेरियल बाहर आया और मेन जीनोमिक मटेरियल के साथ में नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। जो थिक प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस थिक प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज द, इसको हम सिस्ट लेयर भी बोल सकते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सामान्यतः जब कोई बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में होता है, उस फेवरेबल कंडीशन से वो अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो अपने बाहर एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जो थिक प्रोटेक्टिव लेयर उसे काफी समय तक सुरक्षित रख सकती है। निश्चित समय बाद में वो थिक प्रोटेक्टिव लेयर सिस्ट ब्रेक होती है और फिर बैक्टीरिया नए सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रक्रिया को स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। यानी बैक्टीरिया की नॉर्मल सेल होगी, ध्यान से समझेंगे, ये नॉर्मल सेल जब अनसुटेबल कंडीशन में जाएगी या अनफेवरेबल कंडीशन में जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में जाकर क्या करेगी सर, ये सिस्ट बना लेगी। सिस्ट क्या होगा सर, फेवरेबल कंडीशन के आते ही ब्रेक डाउन होगा और सिस्ट के ब्रेक डाउन होते ही क्या होगा, जैसे सिस्ट ब्रेक डाउन होता है सर, बैक्टीरिया की सेल नई बैक्टीरिया की सेल को प्रोड्यूस कर सकती है, नया बैक्टीरिया बना सकती है। दिस इज नोन एज द स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। तो बैक्टीरिया में ये दो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैं अगर बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बैक्टीरिया में 3 प्रकार का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज द कॉन्जुगेशन, सेकंड इज नोन एज द ट्रांसलेशन एंड थर्ड इज नोन एज द ट्रांसडक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्जुगेशन की। मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को एक ही करके समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पास एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया की सेल है, मेरे पास दूसरे बैक्टीरिया की सेल है। हम अगर इस बैक्टीरिया को समझना चाहें तो इसको F+ बोल सकते हैं और इस बैक्टीरिया को F- बोल सकते हैं। F+ और F- का क्या मतलब है? देखिए, बैक्टीरिया में कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि ना इनमें मियोसिस होती है, ना जाइगोट फॉर्मेशन होता है, केवल जीनोमिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और वो जीनोमिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, इसलिए उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें कोई विशेष प्रकार का गैमीट नहीं बनता, मियोसिस नहीं होती और जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो मैंने मान लिया कि ये वाला बैक्टीरिया F+ है मेल और F- है फीमेल है। अब होता क्या है, इनमें कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता, मान लो इसको हम F1 प्लाज्मिड या F प्लाज्मिड मान लेते हैं, F+ प्लाज्मिड। ये क्या करेगा सर, ये एक ट्यूब बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन सी ट्यूब बनाएगा सर, ये बैक्टीरिया के दोनों सेलों के मध्य में एक ट्यूब बनाता है जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि बैक्टीरिया की सेल ने क्या किया, एक निश्चित समय बाद एक ट्यूब फॉर्मेशन कर ली है जिसमें F+ और F- बैक्टीरिया है। इस ट्यूब को हमने कॉन्जुगेशन ट्यूब कह दिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा सर, इनमें जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी हुई है इसमें जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होगा वो निकलकर इस बैक्टीरिया की सेल में और यहाँ का प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया की सेल में चला जाएगा। कुछ समय बाद बैक्टीरिया की सेल अलग होगी और इनका जीनोमिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन वह प्रक्रिया है जहां दो बैक्टीरिया F+ F- एक दूसरे के नजदीक आते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्लाज्मिड करता है और फिर प्लाज्मिड का ही ट्रांसमिशन होता है एक सेल से दूसरे सेल में, जिससे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर, बैक्टीरिया की सेल के अंदर बैक्टीरिया ही दूसरे बैक्टीरिया में, दूसरे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ही दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को यानी आनुवंशिक पदार्थ को ट्रांसफर करता है या जेनेटिक मटेरियल को क्या करता, अदला बदला करता है, जिससे क्या होता, इसका जीनोटाइप बदल जाता। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप चेंज हो जाता है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। व्हाट इज अ ट्रांसलेशन? मेरे पास ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है।
किसी कारण से ये जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गए, एनीवन कोई रीजन हो सकता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल सर दूसरे बैक्टीरिया की सेल में इंटर कर जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया की सेल में कैसे इंटर कर जाता, तो आप कहेंगे सर दूसरे बैक्टीरिया की सेल में किसी मीडियम से इंटर कर जाता है। रिपीट करता हूँ, एक बैक्टीरिया की सेल थी जिसका जेनेटिक मटेरियल किसी कारण से बाहर निकल गया, फिर वो किसी मीडियम से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में इंटर कर गया। हम इस प्रकार के होने वाले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के होने वाले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्रांसलेशन। यानी किसी भी केमिकल के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू, समझना, मीडियम के थ्रू क्या होगा सर? मीडियम के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। मीडियम के थ्रू जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा सर? दूसरे बैक्टीरिया की सेल में जाएगा और जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली हो जाएगी। सर ऐसे मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रांसलेशन कहेंगे। रिपीट करूं, कंजुगेशन ट्रांसलेशन में क्या अंतर है? बैक्टीरिया ने ही दूसरे बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया है, कंजुगेशन। किसी माध्यम से, किसी केमिकल से, किसी मोड से किसी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया की सेल में चला है, सर इसको ट्रांसलेशन बोल दीजिए। अब बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। मान लो मेरे पास एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के साथ एक विशेष वायरस रोल प्ले करता है एंड दिस वायरस इज नोन एज द, क्या बोलेंगे इसको? बैक्टीरियोफेज वायरस। इस बैक्टीरियोफेज वायरस में ये हेड है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, और ये इसकी टेल होती है जिसके कारण ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब अगर मैं इसके हेड में जाता हूँ, हेड में सर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की सेल में आ जाता है। क्या है, मान लो कि इस बैक्टीरिया की सेल में बहुत सारे वायरस ग्रो करते हैं और वो वायरस बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर क्या होगा, ये वायरस दूसरे बैक्टीरिया की सेल के पास जाते हैं और ये वायरस उस बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं। अब होगा ये कि जब ये वायरस इस बैक्टीरिया की सेल में ग्रो कर रहा था तो इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल इस सेल में आया था और साथ में वायरस के साथ बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी आ गया था। मान लो इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ये है जो अब दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो चुका है। यानी वायरस ने क्या किया, एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम ट्रांसडक्शन कहेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि वायरस, और कौन सा वायरस? आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लैम्डाफेज, 5x174 और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें मान लो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है सर, एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में या दूसरे बैक्टीरिया की सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। यानी एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफर करता है। सर ऐसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो दिस इज द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। ट्रांसलेशन में किसी मीडियम से बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक मटेरियल आ सकता है। ट्रांसडक्शन में सर वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस जेनेटिक मटेरियल को स्थानांतरित करता है। अगर आपको बायोलॉजी की टॉपिक में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हैं तो फिर उन क्रिस्टल क्लियर हुई टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमारी एनर्जी और बढ़ती जाए और हमें ऐसा लगे कि हम किसी को जो बायोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं वो सक्रिय रूप में उसके माइंड में पहुंच रहा है और हम और मेहनत से कार्य कर सके। कमेंट के लिए हम आपसे उम्मीद करेंगे, इंतजार करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में आप कमेंट अवश्य करेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो नेगेटिव कमेंट करेंगे, जिससे हम और मेहनत के साथ कार्य कर पाएं। इस पूरे मोनेरा में 2 ग्रुप छूट रहा है, कुछ कारणों से इस वीडियो लेक्चर में हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। पहला साइनोबैक्टीरिया और दूसरा हम इस पूरे क्लास में, इस मोनेरा के इस लेक्चर में माइकोप्लाज्मा छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट डे के लेक्चर में हम लेक्चर 2 बनाएंगे मोनेरा का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया के लिए। मैक्सिमम 10 मिनट्स की टॉपिक रह जा रही है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया कमेंट किया करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एनर्जी मिल पाए और हम आने वाले समय में आपको और बेहतर बायोलॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर सके।
उम्मीद करें कि हमने एक बेहतर मानसिकता से, एक बड़ी मानसिकता और सोच के साथ नीट और 11, 12, 9, 10th की बायोलॉजी को कैप्चर करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए पूरी सिस्टम और पूरी स्टूडियो डेवलप कर ली है। और आपको लगातार हम ऐसी वीडियो पहुंचाते रहेंगे जिससे आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे और सफलता अर्जित करते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।